हेलो। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में। मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन है वेस्टर्न एशिया में। ये वेस्टर्न एशिया में एक ऐसा मतलब क्षेत्र है ट्रांस कॉन्टिनेंटल मीन्स ये एशिया में भी है और अफ्रीका में भी है मिडिल ईस्ट, लेकिन इसका मोस्ट ऑफ रीजन वेस्ट एशिया में है यानी पश्चिमी एशिया में। तो जितना भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, मोस्ट ऑफ मिडिल ईस्ट कंट्री जिस 18 टोटल कंट्री, जिसमें से 13 देश अरब देश कहलाते हैं। मीन्स वो अरब वर्ल्ड का हिस्सा है। अरब वर्ल्ड दूसरा वर्ल्ड होता है जहाँ से इस्लाम ओरिजिनेट होता है और वो लोग इथनिसिटी अपने आप को इथनिसिटी उन लोगों का मतलब वो लोग अपने आप को अरब मानता है, तो वो अरब वर्ल्ड का एक हिस्सा है। फिर से ये आप ज्योग्राफी देख सकते हैं। ये मिडिल ईस्ट का है, ये सऊदी अरब है, ये ईरान है, ये इराक है, सीरिया है, फिर से छोटा लेबनान है, इसमें से छोटा देखेंगे इज़राइल है, फिर छोटा सा पैलेस्टीन है, टर्की है, फिर से यमन है, ओमान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। उसके बाद से आप इसका एरिया देखेंगे तो इसका एरिया है 72,07,575 स्क्वायर किलोमीटर, और इसको अगर माइल्स में आप देखना चाहें तो 27,82,860 माइल्स है, स्क्वायर माइल्स। और इसका पॉपुलेशन 37,371 मिलियन। ये 2010 का डाटा है, 2010 का ये डाटा, अभी 2020 चल रहा होगा। मीन्स इसमें 10% की बढ़ोतरी हो गई होगी। मीन्स 371 मिलियन यानी 37 करोड़ 10 लाख, 10% का बढ़ोतरी। मीन्स आप सोच सकते हैं अप्रॉक्स 42 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। फिर से यहाँ पर कुल 18 देश है, तो 18 देश को अब हम देखेंगे। बहरीन है, साइप्रस है, इजिप्ट है, ईरान है, इराक है, इज़राइल है, जॉर्डन है, कुवैत है, लेबनान है, नॉर्दर्न साइप्रस। तो नॉर्दर्न साइप्रस डिस्प्यूटेड टेरिटरी है क्योंकि इसको यूएन रिकॉग्निशन नहीं मिला है और ये ऑक्युपाइड टेरिटरी माना जाता है क्योंकि इसे साइप्रस मान्यता नहीं देता है। फिर से ओमान है, पैलेस्टीन है, कतर है, सऊदी अरब है, सीरिया है, टर्की है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, फिर यमन है। तो इसमें पैलेस्टीन है, इसे भी यूनाइटेड नेशन ने अभी तक रिकॉग्निशन नहीं दिया है, लेकिन पैलेस्टीन कई जगह मंचों पर अपना बात कर रखता है। और वर्ल्ड फेमस डिस्प्यूट है इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच, और पैलेस्टीन को लेकर नहीं अरब वर्ल्ड कभी इज़राइल को देखना भी नहीं पसंद करता है, वो अपना एनिमी मानता है। हम देखेंगे यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यहाँ पर एक तरह का भाषा नहीं बोला जाता है, सिर्फ अरब और फारसी नहीं बोला जाता है बल्कि बहुत तरह का भाषा बोला जाता है, जैसे कि अरबिक यानी अरबी, ग्रीक, हेब्रू मोस्ट ऑफ ऑल यहूदी लोग बोलता है इज़राइल के। फिर कुर्दिश भाषा कुर्दिस्तान के लोग बोलते हैं। कुर्दिस्तान एक मतलब फिक्शनल नहीं मान सकते हैं कि जो कुर्द लोग हैं वो लोग समझता है कि एक हमारा रीजन होगा, भविष्य में वो लोग अपना एक देश बनाएंगे कुर्दिस्तान, जो इराक, सीरिया और टर्की का हिस्सा मिलाकर कुर्दिस्तान बनेगा। तो कुर्दिस्तान में रहने वाले लोग अपने आप को कुर्द कहते हैं और कुर्द का अपना भाषा है कुर्दिश, जैसे हम लोग का बिहारी का भाषा है भोजपुरी, वैसे ही। तो पर्शियन यानी फारसी और टर्किश यानी टर्किश, ये टर्किश तुर्की के लोग बोलते हैं। उसके बाद से लार्जेस्ट सिटीज, इसमें बहुत सारे, क्योंकि ये जो देश है वो सब बहुत अमीर देश हैं और कुछ भयंकर गरीब देश हैं। तो इसमें कुछ हम सबसे बड़े शहरों के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा शहर है कैरो, ये इसको हिंदी में काहिरा भी बोला जाता है, ये इजिप्ट का राजधानी है। फिर तेहरान ईरान का राजधानी है। फिर इस्तांबुल जो है वो लार्जेस्ट सिटी है टर्की का, लेकिन टर्की का कैपिटल दूसरा अंकारा है। फिर से बगदाद कैपिटल है इराक का। फिर से रियाद कैपिटल है सऊदी अरबिया का। उसके बाद से ये अपना एक अच्छा सा ये ज्योग्राफी है मिडिल ईस्ट का। तो सऊदी अरब इसमें हम देख सकते हैं सबसे बड़ा एरिया कोई एक्वायर करता है तो सऊदी अरब एक्वायर करता है। फिर से इजिप्ट का, फिर से आप देख सकते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल लाइक नहीं, क्योंकि ये एशिया का हिस्सा है और ये अफ्रीका का हिस्सा है। इसके बीच में आप देख सकते हैं कि ये रेड सी आता है, ये रेड सी इसी के बीच से यहाँ पर ये गुजरता है, स्वेज कैनाल गुजरता है। फिर से ईरान है, उसके बाद ये टर्की है, फिर से ये मेडिटेरेनियन सी है,
ये साइप्रस है, इसके साउथ में नॉर्थ साइप्रस है। ओके देन ये ओमान है, ये यमन है, ये यूएई है, ये कतार है और इसी के ऊपर बहरीन होगा। सो अब हम देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन है, यहाँ पर ओरिजिन हुआ है, बहुत सारे रिलीजन का जन्म हुआ है मिडिल ईस्ट में। जैसे कि जो दुनिया में काफ़ी प्रभाव रखता है उनमें हम देख सकते हैं तो इस्लाम है, इस्लाम तो है ही। उसके बाद से जुडाइज़ियम है, जुडाइज़ियम मीन्स यहूदी लोग जुडाइज़ियम को मानता है। फिर से क्रिश्चियनिटी है, उसके बाद इस्लाम है। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम पूरी दुनिया का करीब 30% जो है वो पूरी दुनिया के लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, 23% इस्लाम को मानते हैं। मीन्स हम देख सकते हैं कि 54% लोग क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को मानते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है और ये मिडिल ईस्ट में ही इन दोनों धर्म का जन्म हुआ है। उसके बाद हम देख सकते हैं तो अरब जो है वो काफ़ी डाइवर्स उनका एथनिसिटी है, काफ़ी डाइवर्स है। तो इसमें काफ़ी एथनिक यानी काफ़ी जाति समूह के लोग रहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं एक तो अरब्स हैं इसमें मेन, लेकिन सिर्फ अरब नहीं है, उनके बाद भी बहुत सारे जो जाति समूह के लोग हैं। जैसे कि टर्क्स हुए, पर्शियंस हुए, कर्ड्स हुए, अजीरीज हुए, कोप्ट्स हुए, जूज हुए, असीरियंस हुए, इराकी हुए, टर्कमैन हुए, ग्रीक कैप्रोटिस हुए। ये अपनी अलग अलग जाति के लोग हैं जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं। अरब मूल तरह से अरब देश में रहते हैं, जैसे सऊदी अरब में, यूएई में, ओमान में, यमन में लोग रहते हैं। टर्क्स लोग टर्की में रहता है, पर्शियन लोग ईरान में रहता है, कर्ड्स लोग अब मैंने बताया ही कि साउथ टर्की में, फिर से नॉर्थ ईस्ट आपके सीरिया में, और फिर से नॉर्थ इराक में अजीरीज है, कोप्ट्स है, जूज आप देख सकते हैं इज़राइल में, असीरियंस हैं वो भी आपके सीरिया और इराक में मिलेंगे, इराकी इराक में मिलेंगे, टर्कमेन, ग्रीक साइप्रोटस, ये सब मिलेंगे जाति समूह के लोग। उसके बाद से यहाँ पर 3 मुख्य नदी बहती हैं जो वर्ल्ड फेमस है, जैसे नाइल दुनिया की सबसे बड़ी नदी, टिग्रिस जो बगदाद में बहती है, और यूफ्रेटस इराक और सीरिया दोनों देश में बहती है। तो अब हम देखेंगे मिडिल ईस्ट जो है वो मोस्ट ऑफ ऑल साल भर हॉट रहता है, यानी गर्म रहता है, उसका क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा गर्म है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा एरिया भी है जो पूरी तरह से एग्रीकल्चरल एरिया भी है और फर्टाइल है, पूरी तरीके से फर्टाइल है। तो हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं, तो इनसे वहाँ के लोग अपना सिंचाई भी कर पाते हैं, जिससे खेत है वहाँ पर नाइल डेल्टा के पास। तो इसमें इजिप्ट के पास है, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी बहती है, तो वहाँ पर डेल्टा बन जाता है, जिससे वहाँ के लोग खेती भी कर पाते। तो वहाँ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया जो इराक, कुवैत और ईस्टर्न सीरिया में पड़ता है, वहीं पर फर्टाइल क्रिसेंट है। यानी एक फर्टाइल क्रिसेंट मीन्स हुआ कि वहाँ पर एक उपजाऊ भूमि है, और वहीं पर मोस्ट ऑफ अरब वर्ल्ड का मिडिल ईस्ट का खेती वाला क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ का मोस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कोई देश है यहाँ पर, तो इजिप्ट है, ईरान है और टर्की, इसी में मिडिल ईस्ट का ज़्यादातर आबादी है। और सऊदी अरब है वो एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट का कंट्री है। एरिया की दृष्टि से आपने देखा कि सबसे बड़ा देश है एरिया की दृष्टि से। फिर से मिडिल ईस्ट जो शब्द है वो ओरिजिनेट हुआ 1850s में ब्रिटिश इंडिया ऑफिस ने जैसे सऊदी अरब हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ, सीरिया हुआ, ये सबको बोलने के लिए, इजिप्ट हुआ, टर्की हुआ, ये सबको एक साथ समूह में दिखाने के लिए मिडिल ईस्ट शब्द का प्रयोग इन्होंने शुरू किया। उसके बाद से यहाँ पर मैंने बताया कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज़ियम का ये बर्थ प्लेस है ये रिलीजन का। लेकिन सिर्फ यही रिलीजन का नहीं, बहुत सारे रिलीजन हैं जिनका बर्थ प्लेस मिडिल ईस्ट है। तो हम देखेंगे तो मैंने बताया ही क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़ियम, लेकिन इसके बाद भी मांचुनियनिज्म है, यजीदी जो है वो इराक में लोग पाया जाता है। यजीदी लोग का लाखों यजीदी लोग का सद्दाम हुसैन ने हत्या किया था। फिर से ड्रूज हैं, ड्रूज आपको इराक में भी मिलेंगे और इज़राइल में भी मिलेंगे। यारसेन है, मांडेनिज्म है और इरानियन मिथ्रेजियम है। जोरोस्ट्रियम जो लोग हैं उनको हम लोग पारसी बोलते हैं। तो ये लोग ईरान से भाग कर आया था क्योंकि वहाँ पर
मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया था ईरान में। तो उसके बाद से जोरोस्ट्रियम को बचा नहीं, क्योंकि उनका देश गिरफ्त में हो गया था मुस्लिम के। तो वो लोग भागकर भारत में आया, तो उनको हम लोग पारसी कहते हैं, लेकिन उनका मूल धर्म जोरोस्ट्रियम ही है। उसके बाद से बहाई, तो बहाई धर्म के भी लोग का भी बर्थ प्लेस कहाँ है, तो मिडिल ईस्ट है। तो बहाई धर्म के भी सबसे अधिक लोग, ये लोग भी भारत में ही शरण लिया था, लेकिन आज की डेट में मैं बता दूं सबसे ज़्यादा बहाई धर्म के लोग भारत में रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा जोरोस्ट्रियम धर्म के लोग भी भारत में रहते हैं। इंडिया जो दिल्ली में लोटस टेम्पल है वो बहाई धर्म से ही रिलेटेड है। सो अब हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में इन अर्लीस्ट सिविलाइजेशन का भी जिक्र है। जैसे कि अर्लीस्ट सिविलाइजेशन भी था, जैसे मेसोपोटामिया में 4 एंशियंट सिटी भी थे, जैसे सुमेर, अकड़, असीरिया और बेबीलोनिया। बेबीलोनिया अपने समय का दुनिया का सबसे अमीर शहर था। फिर से हम देखेंगे कि 20th सेंचुरी में वहाँ पर बहुत सारा क्रूड ऑयल पाया गया, जिससे वहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उसका बढ़ा, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर आर्थिक रूप से वो महत्वपूर्ण हो गया वो क्षेत्र। और वहाँ पर तेल का प्रोडक्शन 1945 में शुरू हो गया सऊदी अरब में। फिर से वहाँ पर खोजा गया ईरान में, कुवैत में, इराक में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जहाँ पर बहुत सारा लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑयल का खोज किया गया। उसके बाद से वहाँ पर बहुत सारा ऑयल रिजर्व पाया गया सऊदी अरब और ईरान में, जो दुनिया, अगर ये दोनों देश का ऑयल रिजर्व मिला दिया जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर से मिडिल ईस्ट देशों को और ओपेक कंट्रोल करने लगा। ओपेक मीन्स होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये तेल बेचने के देशों का एक समूह है। वहीं मिडिल ईस्ट देशों को कंट्रोल करने लगा, और इसको मोस्ट ऑफ हम लोग जानते भी हैं कि सऊदी अरब ओपेक को कंट्रोल करता है। और सऊदी अरब ईरान में हरदम लड़ाई रहती है कि हम ओपेक को कंट्रोल करेंगे तो हम ओपेक कंट्रोल करेंगे। सो यहाँ पर कोल्ड वार का भी यहाँ पर काफ़ी प्रभाव रहता है, जो 1945 से 1991 तक चलता है। तो ये कोल्ड वार का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल भी मिडिल ईस्ट में चलता है, जिसमें सुपर पावर्स और उनके अलाइज जो होते हैं वो काफ़ी फ़ायदा उठाती हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ का। और उसमें नाटो यानी अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी यानी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी उनका फ़ायदा उठाते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन और उनके वार्सो पैक्ट के लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। तो ये आपस में एक बीज बोया जाता है दुश्मनी का। ये दोनों जो सुपर पावर थी, जो रशिया मीन्स सोवियत यूनियन और अमेरिका, ये इस्तेमाल करती हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ का अपने फ़ायदे के लिए। और पूरे 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट का बीज बोया जाता है। उसके बाद से वहाँ पर शिया और सुन्नीट्स के बीच लड़ाई का माहौल पैदा किया जाता है और पूरी तरीक़ा से शांति को ख़त्म कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं न्यूज़, जैसे कि अभी हाल फिलहाल से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जैसे सीरिया वार, डजन्स किल्ड इन ट्रक बॉम्ब अटैक इन आफरीन मार्केट। वहाँ पर अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इसके बावजूद वहाँ पर हमेशा अटैक हो रहा है, हमेशा आप न्यूज़ में देख सकते हैं। फिर से वहाँ पर 50.8 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुआ है, यानी 5 करोड़ लोग अपना घर छोड़ कर चला गया, क्योंकि गृह युद्ध चल रहा है सीरिया में, फिर से यमन में। उसके बाद से यमन में अब सेपरेटिस्ट अब सेपरेटिस्ट लोग हैं जो अलग देश की मांग कर रहे हैं, उन्होंने एक ऑटोनमस रूल साउथ में कंट्रोल कर लिया। आप न्यूज़ में हरदम देखेंगे फिर से सऊदी अरब जो एग्जीक्यूट कर रहा है पूरी वहाँ की माइनॉरिटी को, जैसे जो शिया फेथ को मानने वाले लोग हैं उनको, फिर से अहमदिया को, फिर से जो नॉन मुस्लिम है उनको बहुत ज़्यादा वो एग्जीक्यूशन करता है वहाँ पर। उसके बाद से आप देख सकते हैं फिर से वहाँ के जो देश हैं वो इज़राइल को अपना दुश्मन समझता है। हर देश, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, या फिर से सीरिया हो, या फिर से ये सऊदी अरब हो, लेकिन वहाँ पर इज़राइल को सारा देश दुश्मन समझता है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे देश हैं जिनमें मतभेद भी रहते हैं, वो लोग इज़राइल से टेक्नोलॉजी चाहता है। तो वहाँ पर हाल फिलहाल में सूडान के एक लीडर ने कहा है कि इज़राइल हमारा दुश्मन नहीं है। तो इज़राइल को लेकर मतभेद मिडिल ईस्ट में हमेशा से रहा है। उसके बाद से वहाँ पर नेटिव एथनिक ग्रुप भी बहुत सारे लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अरब है, आर्मेनियंस है, असीरियंस है, बलूच है, बर्बर्स है, कोप्ट्स है, ड्रूज है, ग्रीक काइप्रोट्रस है, जूज है,
कर्ड्स है, लूर्स है, मांडियंस है, पर्शियंस है, समरटिन्स है, साबाक्स है, टटास है, जजास है, ये जाति का नाम है। जैसे कि हमारे यहाँ भी वर्ण व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण आता है, क्षत्रिय आता है, वैश्य आता है और शूद्र आता है। उसमें सब कास्ट्स भी है, सब कास्ट भी, जैसे ब्राह्मण है, भूमिहार है, कायस्थ है, बहुत सारे फिर से बनिया देखेंगे, अलग जाति हुआ, वैसे ही तो यहाँ भी जाति है। ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो मिडिल ईस्ट रीजन है बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये आप एथनिक लोग देख रहे हैं, एथनिक लोग, एक एथनिक के लोग दूसरे एथनिक के लोगों को कभी देखना भी पसंद नहीं करता है। सो वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अस्थिर जगह है मिडिल ईस्ट, बहुत ज़्यादा। फिर से वहाँ पर नॉन अरब, जैसे मोस्ट ऑफ देश में अरब एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो जहाँ पर कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पर अरब एथनिसिटी के लोग बहुसंख्यक नहीं है, जैसे कि टर्की में टर्क्स लोग रहते हैं, इजराइल में जूज लोग रहते हैं, और ईरान में इरानियन रहते हैं, इरानियन पर्शियंस रहते हैं। ये लोग अरब अपने आप को नहीं कहते हैं। उसके बाद से ये मैंने इसलिए सिंबल दिया क्योंकि इनमें से मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ का फेथ रिलीजन इस्लाम है, इसलिए। तो यहाँ का लेकिन इस्लाम में यहाँ का रिलीजन बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। हम लोग को बस देखने में लगता है कि वहाँ पर इस्लाम है, लेकिन सिर्फ इस्लाम नहीं, वहाँ पर बहुत सारा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जुडाइज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, जो बहुत सारे लोग वहाँ पर मानते हैं। उसके बाद से भी मैंने आपको बताया कि बहाई है, यारेशियम है, यजीदिज़म है, जोरोस्ट्रियम है, मैंडनिज़म है, ड्रूज है, सबैस्टिकिज़म है। उसके बाद से वहाँ पर भाषाएं भी अलग अलग बोली जाती हैं, जैसे कि अरबिक, पर्शियन, टर्किश, कुर्दिश, हेब्रू। जैसे जो कुर्द लोग हैं वो लोग कर्डिश भाषा बोलते हैं, कुर्दिश भाषा। उसके बाद से हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट के जो इकॉनमी है वो भी काफ़ी डाइवर्स है। जैसे रिलीजन डाइवर्स है, वैसे ही इकॉनमी भी वहाँ पर डाइवर्स। जैसे वहाँ का कुछ रीजन है, जैसे कि गाजा या यमन, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वेरी पुअर का लिस्ट में आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सबसे लास्ट में आता है। और कुछ ऐसे भी रीजन है जो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, एक्सट्रीमली वेल्दी रीजन में वो आते हैं, जैसे कि कतर और यूएई। परचेजिंग पावर पैरिटी के पर कैपिटा इनकम में आप देखेंगे तो कतर 1 नंबर पर आएगा, फर्स्ट रैंक पर गए, यानी यूएस और यूके को भी पीछे छोड़ देता है। इसमें हम देखेंगे कि रीजन का मतलब कैसे वेल्थ भी डाइवर्स है यहाँ पर। तो ये दुबई अबू धाबी का पिक्चर है, क्योंकि दुबई का भी ऐसा ही पिक्चर है और अबू धाबी का भी, क्योंकि दोनों रिच रीजन है यूएई के। उसके बाद से लेकिन ये हम जैसे देखते हैं तो हमको लगता है कि अरे ये कौन से मिडिल ईस्ट में हम आ गए। तो ये रियल फ़ोटो है जिसे मैंने बीबीसी से जिसे मैंने बीबीसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो ये यमन का फ़ोटो, यमन में वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है। फिर से ये आप देखिए, ये सीरिया का अपना फ़ोटो है, सीरिया का, जिसमें बहुत सारा लड़ाई हो रहा है, ये सिविल वॉर का है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि मिडिल ईस्ट मच मोर कॉम्प्लेक्स है जितना हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम कोई 2-4 किताब पढ़ लेंगे, 2-4 टेलीविज़न शो देख लेंगे, 2-4 लोगों के बारे में समझ लेंगे, या 1-2 देश घूम लेंगे तो हम उस देश को या उस रीजन को समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मिडिल ईस्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसे सोवियत यूनियन नहीं समझ पाया, क्यों? तो सोवियत यूनियन को हार का सामना करना पड़ा। यूएसए अभी नहीं समझ पा रहे थे, यूएसए को भी हार का सामना करना पड़ा सुपर पावर होने के बावजूद। तो हम भारतीय बहुत पीछे हैं, वहाँ के पर हम कुछ नहीं समझ सकते उस रीजन के बारे में। हम सोचते हैं कि हम टेलीविज़न देखकर उस रीजन के बारे में समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मिडिल ईस्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारी सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।